अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ाओं के खिलाफ नवाज शरीफ साहब की जो अपील थी उसको मुस्तरद कर दिया गया, और मुस्तरद करने की जो बड़ी वजह मुअज़्ज़ज़ अदालत ने बताई है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब क्योंकि मुल्क से बाहर हैं और वो मफरूर हैं, उन्होंने वापस आना था, वो नहीं आए, तो लिहाजा उनको इस अपील का हक नहीं है। लेकिन साथ में अदालत ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि नवाज शरीफ के पास ये हक होगा अगर नवाज शरीफ खुद वापस आ जाएं या इदारे उनको गिरफ्तार करके वतन वापस ले आएं। तो नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए 19 नवंबर 2019 को। तो उसके बाद इस मुल्क का कहीं सबसे बड़ा मसला हमें नवाज शरीफ साहब का वापस आना ही लगता है, क्योंकि सियासत में जब बात होती है तो नवाज शरीफ की वापसी पे बात होती है। फ्लोर के अंदर, नेशनल असम्बली के अंदर जब भी बात होती है तो नवाज शरीफ के वापसी आने का जो टॉपिक होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो डेफिनेटली अगर नवाज शरीफ गए थे और किसी कमिटमेंट के तहत वापस गए थे तो उन्हें वापस भी आना चाहिए था। और अगर एक कमिटमेंट थी कि अदालतों को बाखबर रखना है कि वो जो अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं उसका प्रोसीजर जो चल रहा है उससे अदालतें और हुकूमत वक्त जो है वो उसको इतला मिलती रहे, वो बाखबर रहें, जो कि नून लीग की जानिब से या नवाज शरीफ साहब की जानिब से नहीं किया गया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब जो कि बड़े अरसे से दावा कर रहे थे, क्योंकि जब जॉरिस बॉर्सन UK के वज़ीर-ए-आज़म बने तो इमरान खान साहब बड़े पुरुम्मीद थे। उन्होंने उनके वज़ीर-ए-आज़म बनते ही एक बात की कि जी अब क्योंकि मेरे दोस्त वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म हैं तो मैं नवाज शरीफ को वापस ले आऊँगा। तो पिछले दिनों इतलात ये भी थी कि इमरान खान साहब UK का दौरा करना चाहते थे और बरतानिया जाकर वो जो अहम उनका नुक्ता था जिस पर वो मिलना चाहते थे बरतानिया की सियासी क़यादत से और बरतानवी रहनुमाओं से और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से, तो उसमें अहम टॉपिक और अहम जो इशू था वो ये था कि नवाज शरीफ को वापस कर दिया जाए, उन पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले कर दिया जाए, जो कि इतलात ये हैं कि उन्होंने मना कर दिया। और उसके बाद फिर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने भी कहा कि बहुत जल्द एक मुआहदा साइन होने जा रहा है बरतानिया के साथ, जिसमें मुल्ज़मान की वापसी का मुआहदा होगा और उसके बाद हो सकता है कि नवाज शरीफ को वापस ले आया जाए। तो सवाल यह है कि आज भी अगर हमारी जो गवर्नमेंट है उसका जो फोकस है वो अपोजिशन है, ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब हैं, किसी हद तक पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब भी निशाने पर रहते हैं इस हुकूमत के, क्योंकि इस हुकूमत के लिए शायद सबसे बड़ा मसला करप्शन, बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई नहीं है। इस मुल्क में इस हुकूमत का सबसे बड़ा मसला और दर्द सर जो है वो सिर्फ अपोजिशन है। इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब की अपीलें खारिज कर दी गई, तो क्या हुकूमत इसको अपनी कामयाबी तो कह रही है, तो क्या हुकूमत अब नवाज शरीफ को वापस लाएगी और नवाज शरीफ को लाने का जो उन्होंने दावा किया हुआ था उसको पूरा करेगी या नहीं करेगी, ज़रा इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा, बजट सेशन के बाद जो अपोजिशन की तनकीद है वो बढ़ती चली जा रही है। हुकूमत ने ये बजट पास कराना है, क्या हुकूमत अपोजिशन को ऑन बोर्ड करेगी, जिसमें पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दो बड़ी जमातें उनका ऑन बोर्ड होना बेहद ज़रूरी है अगर ये बजट हुकूमत पास कराना चाहती है। तो उसके लिए हुकूमत की पॉलिसी क्या है, ज़रा हम इस पर भी बात करेंगे। दूसरा, पंजाब में सियासी तब्दीली मुतवक्के हो सकती है, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब जो कि कोरोना के दिनों में बड़े मोहतात रहें, अपनी साहबजादी की शादी पे भी बड़े कॉन्शियस रहे कोरोना को लेके, तो वो भी घर से बाहर निकले हैं और वो किसी से नहीं मिल रहे थे। लेकिन वो पंजाब में जो अहम सियासी रहनुमा है, जो जिनको सियासत का मरकज़ समझा जा रहा है पिछली 2 दहाइयों से, और वो हैं परवेज़ इलाही साहब, उनसे उनकी मुलाकात बिला वजह नहीं थी। उसके पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है, कंफर्म तो अभी तक नहीं हो पा रहा, सबके अंदाजे हैं, सबके इतलात हैं, सबके ज़राए हैं, तो हम उस पर भी बात करेंगे। तो इस सब पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा जनाब शैला रज़ा साहिबा ने। बजट सेशन में काफ़ी शैला साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन करेंगे सदाकत अब्बासी साहब, ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। अली गौहर बलोच साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून से। अली गौहर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया सर, बड़ा खूबसूरत कलर आपने टी शर्ट का पहन लिया है। मुझे पता होता तो मैं भी टी शर्ट पहन के सर आज आपके साथ ज़रा इक्वली हुस्न जो है वो शेयर करता। शैला साहबा, सबसे पहले तो ओवर टू यू, ज़रा सदाकत अब्बासी साहब आ जाएँ तो मैं ज़रा बढ़ूँगा नून लीग की जानिब। लेकिन उससे पहले ये जो मुलाकात हुई है जरदारी साहब की परवेज़ इलाही साहब से, इस पर काफ़ी आप टॉक शोज़ में बात कर चुकी होंगी, बहुत बात हो भी रही है। ये मुलाकात, मतलब मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि जरदारी साहब तो बड़े कॉन्शियस थे, आप सब बड़े कॉन्शियस थे जरदारी साहब की हेल्थ को लेके कि कोरोना है तो उनकी मूवमेंट नहीं है, वो लोगों से नहीं मिल रहे थे। तो ये अचानक क्या हुआ कि वो पंजाब पहुँचे और पंजाब के जो अहम सियासी रहनुमा हैं, जो जिनकी वजह से तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पंजाब में भी है और वफाक में भी है, तो उनसे उनकी एक बड़ी लंबी चौड़ी मुलाकात हुई, इसकी वजह क्या हो सकती है? सूबा सिंध जो है वो पाकिस्तान का वो सूबा है जिसमें सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुई है।
और टेस्ट भी यहाँ पे सबसे ज्यादा होते हैं। तो जरदारी साहब भी वैक्सीनेशन करा चुके हैं, हम सब भी वैक्सीनेशन करा चुके हैं। अगर मोहतात होकर और मास्क लगाकर मेल जोल शुरू हो सकता है तो क्यों नहीं किया जा सकता। तो ये ठीक है कि जरदारी साहब बीमार है, लेकिन बेड पे तो नहीं है, खुदा न खास्ता। सबको मालूम है कि अप एंड डाउन है, और हार्ट का, शुगर का, बैकबोन का प्रॉब्लम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेड रिडेंडेंट तो नहीं है। तो वो मुलाकात है, सियासी रहनुमाओं को एक दूसरे से मिलते रहना चाहिए, चाहे जो भी नजरिया हो। अगर कोई सियासी जमात डायलॉग पर बिलीव नहीं करती तो फिर वो सियासी जमात नहीं। अच्छा जी, ये जो तासुर दिया जा रहा है कि 2023 के इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है यार, क्योंकि पंजाब हमेशा इस मुल्क में सियासत का मरकज़ रहा है। भुट्टो साहब को भी अगर इस मुल्क में पावर हासिल करनी थी तो उन्होंने भी पंजाब और ख़ास तौर पर लाहौर का रुख किया था। तो लाहौर और पंजाब के बगैर इस मुल्क में कंट्रोल नामुमकिन होता है। तो क्या जरदारी साहब भी उसी पॉलिसी को लेके पंजाब में एक पीपल्स पार्टी का दोबारा से असर रसूख बहाल करना चाहते हैं और उसके लिए इत्तेहादियों से और अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे हैं? क्योंकि शायद जरदारी साहब ने पिछले दिनों कहा है, कल शायद, कि जो लोग पीपल्स पार्टी छोड़ गए थे उनके लिए वापसी के दरवाजे खुले हैं। देखिए, बात यह है कि हुकूमत की शानदार कारकर्दगी जो है, उससे जो अवाम को तमाम राहतें मौजूद है, सब कुछ फल फूल रहा है, तो उसमें ऑपोजिशन एक दूसरे से मिल ही सकती है ना। वो हम मिल रहे हैं तो चौथा साल शुरू हो जाएगा, 3 नहीं, अपोजिशन नहीं है, तो 4 कता कलामी की माफी। शैला रजा साहबा, एक मिनट, शैला रजा साहबा अपोजिशन नहीं है। परवेज इलाही साहब, परवेज इलाही साहब हुकूमत है। मैं बात पूरी कर लूं तो उसमें अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टी ये कोशिश कर रही है और कि हम हर जगह पहुंचे और अपनी पार्टी का पैगाम जो है हुकूमती इत्तेहादियों को भी दे, तो इसमें क्या बुरी? अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अली गौर बलोच साहब, पंजाब मरकज है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, और ये बड़ा खतरा अभी भी वोट बैंक अगर काउंट हो तो एक इंडिविजुअल पार्टी का वोट बैंक काउंट किया जाए तो वो आपने ही सबसे ज़्यादा वोट लिए 2018 में पंजाब के अंदर। तो अगर पीपल्स पार्टी मुतहरिक होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपके वोट बैंक को पहुंचेगा। तो एक्चुअली तो पीपल्स पार्टी आजकल आपके साथ इत्तेहाद में है। तो ये मुलाकात अब किस तरह देखते हैं जो परवेज इलाही साहब के साथ हुई इनकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान देखें, तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो हम अपोजिशन में ही बैठे हों, शैला रजा साहिबा भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, हम तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो जनरल इलेक्शन हो या अक्सर ज़िमनी इलेक्शन हो, हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हमारे उम्मीदवार खड़े होते हैं। और मैं भी इस दफा एमएनए मुंतखब हुआ, मेरे मुकाबले में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी थे। लेकिन ये तो एक अलग बात है कि तमाम अपोजिशन पार्टी इस वक्त एक मुश्तरका जद्दोजहद में है, असम्बली के अंदर भी, एक असम्बली के बाहर भी। चूंकि हम तमाम अपोजिशन पार्टी ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है ये धांधली की पैदावार है, ये इलेक्टेड हुकूमत नहीं है, ये एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये धौंस के जरिए आई है, ये मुक्तदर जो हल्के हैं उनकी सपोर्ट लेकर ये इक़्तिदार में आए हैं। तो इसकी वजह ये है कि मतलब है कि, और हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके अवाम को इनसे छुटकारा मिले। लेकिन जिस तरह से आपने देखा जरदारी साहब की और चौधरी परवेज इलाही साहब की मुलाकात हुई, इसी तरह से 2 दिन पहले मैंने देखा कि हमजा साहब और हमारे कुछ मुस्लिम लीग के अकाबरीन थे, वो भी उधर स्पीकर ऑफिस में परवेज इलाही हमजा साहब की और परवेज इलाही साहब की 1-to-1 मुलाकात भी हुई ना सर? मुलाकात हुई। तो मकसद है कि ये सियासतदानों की आपस में मुलाकातें जो होती हैं, आगे इलेक्शन आने वाले हैं, आफ्टर ऑल मुशावरत का एक सिलसिला होता है, और ये तमाम ये एक रूटीन के मैटर्स हैं पॉलिटिकल लीडर्स का मिलना। बाकी ये है कि जनरल इलेक्शन दोगे, आप देखेंगे कि तमाम सियासी पार्टी हिस्सा लेंगी। पीपल्स पार्टी को पंजाब में अगर वो मतलब है समिति है कि उसकी कमजोरियां उनको काम करना चाहिए, नून लीग को सिंध में जो है अपने रास्ते बढ़ाने चाहिए। तो ये तो कोई किसी पार्टी को किसी पर कोई एतराज नहीं है। तमाम पार्टी का मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को बहुत मेहनत की जरूरत है पंजाब में, और जिस तरह से कि हमें सिंध में है, तो इन बड़ी पार्टी ने इनको तवज्जो करनी चाहिए अपने इलेक्टोरल कॉलेज के ऊपर। हर पार्टी का हक है कि वो अपनी सीट्स पर आए। बिल्कुल ठीक है। हमने दावत तो दी है सदाकत अब्बासी साहब को।
लाइन अप हो रहे हैं, तो मैं ज़रा उनसे भी रिस्पांस लूँगा क्योंकि हुकूमती मौक़िफ़ बड़ा ज़रूरी है। शैला मैम, ये बता दीजिए, क्या आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं, ख़ास तौर पे इस बजट के बाद आवाम को रिलीफ देने के हवाले से जो नारे लगाए गए, तरीन साहब ने तारीख का बेहतरीन बजट पेश किया, ये बात भी गवर्नमेंट की जानिब से की गई, लेकिन अवाम सवाल पूछ रहे कि हमें क्या मिला? तो आप बतौर शहरी अगर देखें तो आपको इस वफाकी बजट से क्या तवक्कुआत थी, क्या वो तवक्कुआत पूरी हुई? तहरीक इंसाफ अपना तीसरा बजट पेश कर चुकी, चौथा बजट है तकरीबन मिनी बजट मिला के, तो कैसा रहा आपकी नज़र में ये बजट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? बजट अभी पास नहीं हुआ है और बजट के चौथे दिन अवाम पर मिनी बजट कहता नहीं लाएंगे, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी गई। बजट में ये दावा किया गया था कि कोई टैक्सेस नहीं लगाएंगे, मैं उनका भी जिक्र करती हूँ और मैं ये पूछती भी हूँ कि जो लेवी इतनी ज्यादा बढ़ाई है, इसके बाद ये उसका इकरार शौकत तरीन साहब ने भी किया है, इसके बाद पेट्रोल जो है उससे पे 20 से 25 रुपए पे लीटर इजाफा होगा। तो क्या ये महंगाई के बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ कि फ्लड गेट आपने नहीं खोला? और इस वक्त जो सूरत हाल है, डॉलर 158 रुपए क्रॉस कर गया और बजट जब आया था उस दिन क्या था ये देखें। दूसरी बात ये कि 10 लाख टन गंदम मंगाई जा रही है। ज़राई मुल्क है, इसने अपने ज़राई अहदाफ भी पूरे नहीं किए। कॉटन के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही थी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूस्ट कर रही है, कॉटन जो है वो भी अब इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इंपोर्ट के बिल जो हैं वो इतने ज्यादा हैं कि 30% जो है वो ट्रेड डेफिसिट है। फिर मैं ये बात करना शैला मैम, वैसे जब भी पीपल्स पार्टी वालों से मैं ये सवाल पूछता हूँ पाकिस्तान की फाइनेंशियल सूरत हाल का और इमरान खान की फाइनेंशियल टीम की परफॉर्मेंस का, तो मैं ये तवक्को करता हूँ कि पीपल्स पार्टी वाले जरा पॉजिटिव जवाब देंगे कि आधी से ज्यादा टीम तो मैम आपकी पार्टी की टीम है ना, तो वो तो आप लोगों के साथ भी काम कर चुकी है, आपको तो उनके काम से खुश होना चाहिए कि दे आर वर्किंग वेरी गुड विद इमरान खान। देखिए, टीम जितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर पॉलिसी अच्छी नहीं है तो टीम क्या करे? आप 100 मजदूर खड़े कर दें, लेकिन इंजीनियर अगर नक्शा सही नहीं बना रहा तो वो कैसे सही हो सकता है? अब गंदम पे जो टर्नओवर, मतलब पहले मैं ये कहूँ कि फूड आइटम पे इन्फ्लेशन 17% है, गंदम पर टैक्स जो टर्नओवर पे टैक्स 0.25 से 1.25 है, चोकर पे 7 से 17 कर दिया है, डेयरी आइटम पे भी जो है वो 10 से 17 कर दिया है। तो ये सारी चीजें महंगी होंगी। आटे के मालिकान जो है वो वॉशिंग और क्रशिंग करने से इनकार कर रहे हैं और सिर्फ इसमें जुल्म जो है ना, वो सबसे बड़ा ये है कि गन्नम जितनी भी ये महंगी मार्केट में कर दे, ये किसान की जेब में नहीं जा रहा। देखिए ना, किसान से तो इन्होंने गंदम खरीदी है 1840 किलोग्राम और इनको 100 किलो गंदम पड़ रही है 4500 रुपए में। अब बाजार में अगर इजाफी लागत भी लगती है तो ज्यादा सारिफीन को 50 रुपए में। नहीं शैला मैम, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। मतलब मैं पूछना चाह रहा था कि आप जरा फाइनेंशियल चीजों पे भी बड़ी अच्छी आपकी ग्रिप रहती है, आप भी बतौर पाकिस्तानी मौजूदा बजट से नाला ही है, आपको कोई अच्छी बात नजर नहीं आ रही इसमें? जी, ये इंतहाई गलत बजट है। इसमें पहले तो ये लोग कहते थे कि ये तो आदात का गोरख धंधा है, ये बजट के लिए अल्फाज इस्तेमाल होते थे, लेकिन ये तो मतलब धंधा ही जो है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सदाकत अब्बासी साहब, आदात गलत है, इसमें हर चीज गलत है। मैं आपको एक एक चीज पे डिस्कशन कर सकती हूँ आपके साथ कि इस वक्त जो एक्सपोर्ट है वो जीडीपी के कितने परसेंट है, कितना होना चाहिए था, कुछ भी नहीं कर सके। सनती, माशी, इनफरादी तरक्की, कहीं हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। उसमें सबसे बड़ा लतीफा ये है कि मुल्क जब तरक्की करता है तो चीजें महंगी होती है। चीजें महंगी हो जाए लेकिन अवाम में अगर कुव्वत खरीद नहीं है तो मुल्क की तो तरक्की नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सदाकत भाई साहब ने ज्वाइन कर लिया। सदाकत साहब बहुत शुक्रिया सर। परवेज इलाही साहब आपके बहुत बड़े इत्तेहादी हैं, क्योंकि जरा आप हमारी टेक्निकल इश्यूज की वजह से आप लेट हो गए। परवेज इलाही की हमजा शहबाज से और जरदारी साहब से होने वाली मुलाकातों को आप किस तरह देखते हैं सर? क्योंकि परसेप्शन और लोगों में ये राय डेवलप हुई है कि शायद आपके इत्तेहादी आपसे अलहदा हो रहे हैं या आपके इत्तेहादी आपसे नाराज़ हैं और तभी वो आप अपोजिशन के रहनुमाओं से मिल रहे हैं। अभी परवेज इलाही साहब मुनीफ फारूक के साथ थे तो मुनीफ ने जब सवाल पूछा अबाउट 2023 इलेक्शन
2023 का जो इलेक्शन है कि क्या परफॉर्मेंस रहेगी पीटीआई की, तो उन्होंने कहा जी ज़मनी इंतखाबात देख लें, सारे ज़मनी इंतखाबात हार गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 23 में वो क्या परफॉर्म करेगी। मतलब आपके इत्तेहादी भी आपसे खुश नहीं है और आपके इत्तेहादियों को भी आपसे अच्छी उम्मीदें नहीं है सर। जी बहुत शुक्रिया अदनान। अदनान, अगर इतनी छोटी छोटी खबरें भी हमारे मुकाबले में ना हो तो ये अपोजिशन बेचारी किस बात पे ज़िंदा रहे। ये तो हमें 31 दिसंबर 2020 को हमें ख़त्म करके इन्होंने सोना था। बिलावल साहब ने एक लात मारनी थी, हुकूमत ख़त्म हो जानी थी। मरियम साहब ने आर या पार करना था। पता नहीं किस मैं वो अल्फाज सख्त ना हो जाए, किस मुंह से ये फिर जो है ना उम्मीदें लगा के बैठते हैं। पहली बात तो ये है, इनको तो छोड़ो, ये तो ऐसे ही फारिग से लोग हैं। हाँ, जो यहाँ तक बात की आपने परवेज़ इलाही साहब की, तो ज़ाहिर है वो हमारा पोस्ट इलेक्शन इत्तेहाद है, हमारा कोई उनसे इलेक्टोरल अलायंस तो नहीं है। वो अपनी पार्टी है, हमारी अपनी पार्टी है, उनकी ख्वाहिश है कि वो हमसे ज़्यादा सीटें लें, उनका हक है। बाकी वो जब वो इलेक्शन होगा और उसके बाद हालात नज़र आ जाएंगे। पीटीआई वैसे जो आपने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन सब में पीटीआई ने पहले से ज़्यादा वोट लिया। और नंबर 2, 2018 में मुस्लिम लीग नून एक पार्टी थी, अच्छा खासा उनका कोई वोट बैंक भी था, उनकी लीडरशिप भी थी। नहीं, अब तो सारे बाग भाई, दो पार्टियां बन गई, सदाकत भाई ही कोई नहीं है। सदाकत भाई आप माशाल्लाह एमएनए है सर। 2023 में आपने 1 लाख कुछ हज़ार वोट लिया, 2023 में आप 2.5 लाख वोट लेके हार जाते हैं, तो आप ये जस्टिफाई तो नहीं करते रहेंगे, अल्लाह ना करे आप हारें, कि जी मैंने वोट ज्यादा ले लिया। असल तो होता है ना कि इलेक्शन जीता कौन। कराची में पीपल्स पार्टी जीत गई, 11 और जगह पे 7 जगहों पे 7 जगहों पे पीपल्स पार्टी जीत गई, 4 जगहों पे नून लीग जीत गई, तो नतीजा निकला ना कि पीटीआई हार गई। तो हम तो यही सवाल पूछेंगे कि आपकी हुकूमत है, आप फिर हार रहे हैं सर। मैं वोट तो नहीं गिन रहा बैठ के कि वोट ज्यादा ले लिए। जी अदनान, अच्छा सवाल है आपका, इसका जवाब सुनिएगा जी। 2018 में जो सीटें हमने जीती उन पे हमारी पोजीशन ये समझ लें कि 20-25 हज़ार वोट ऐड हो गए। जो हमने सीटें हारी थी उनमें भी वोट ऐड हो गए। तो हमने कोई जीती हुई सीट तो हारी नहीं। पंजाब में सारी हमारी सीटें जो हम हार चुके थे, इसके बावजूद हम हुकूमत बना चुके हैं। तो उस वक्त तो फिर भी इनका कुछ ना कुछ मौजूद था जब इलेक्शन थे। अब तो मियाँ साहब का भी सामने आ गया कि ना वो बीमार हैं, ना वो वापस आना चाहते हैं, पाकिस्तान में आने से डरते हैं कि जी पाकिस्तान में बड़ा ख़तरा है, यहाँ धमाके होते हैं, यहाँ हादसे होते हैं, यहाँ कभी तूफ़ान आ जाते हैं, यहाँ कोरोना भी है, यहाँ गरीब लोग भी हैं। तो मियाँ साहब तो लंदन की सड़कों पर फिर के वो तो आधे अंग्रेज़ हो गए, वो कैसे यहाँ रहेंगे। लिहाजा 2018 की सियासत और आज की सियासत में बहुत फ़र्क है। पंजाब बड़ा सूबा है, बिल्कुल पार्टी की तो बात इसलिए नहीं करते। अली भाई कमेंट कर दें सर। नवाज की पार्टी रह गई है। मियाँ साहब का वो उनकी यहाँ ना आना और ये कह देना कि बीमार नहीं है और इलाज भी कोई नहीं कराया। अच्छा अली गौर ब्लोच साहब भी हो गई, तो ये तो बुरे हालात हैं सर। कितना ही अच्छा होता कि नवाज शरीफ साहब अगर मुल्क में होते तो हर टॉक शो में आपको कम से कम इस पे रिस्पॉन्स ना करना पड़ता, ना ये ताने सुनने पड़ते सर। नहीं, वो अदनान आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और सदाकत अब्बासी साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, एक मिनट, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे भाई को जो जबान समझ आती है उसी में ही जवाब दूं। और जिस तरह से इनके मुंह से फूल झड़ रहे थे, मैं भी कोशिश करूंगा वैसे तो फिर इनकी तरफ भेजूं। देखिए, बात ये है कि पीटीआई एक वो गवर्नमेंट है जिसको अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्टिफिकेट जारी किया है और इलेक्शन कमीशन ने कि इमरान खान न्यादी एक वोट चोर है जो मुख्तदिर हलकों से मिलकर वोट चुरा के धांधली के जरिए इलेक्शन के ऊपर आकर बैठा है। जहां तक मियां नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, वो इंग्लैंड में बैठे हैं, भले वो किसी भी वजह से बैठे हैं, इस बहस को छोड़े, सही बैठे हैं गलत नहीं, यही तो सर यही तो बहस है ना। यही तो अब्बासी साहब कह रहे हैं आपसे कि वही उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ ना। अदनान साहब, मेरी बात आप भी सुन ले, शायद आपको भी अदब ना हो। गुजारिश ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो बैठे हैं जी, इंग्लैंड से बैठ के इनकी ऐसी बैंड बजा रहे हैं। मतलब है, आप जिमनी इलेक्शन देखे पंजाब में कि जहां पर पीपल्स पार्टी के पीटीआई का सर नजर आया है, इनके पास धांधली के भी इन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए और इनकी वो नाम नियाद हुकूमत ने, लेकिन हर जगह पर
सियासी तौर पर मियां नवाज शरीफ ने पीटीआई का सर अपनी एड़ी के नीचे कुचला है। मतलब है अपनी एड़ी से न सिर्फ पंजाब में कुचला है बल्कि पेशावर में और वो खटक साहब के हल्के में इनके घर के अंदर घुसकर इनको किक आउट किया है। और दूसरे नंबर पर जो कराची की अवाम में जिस पर ये धांधली के जरिए मुसल्लत हुए थे, शैला रजा साहबा हमारी बहन तशरीफ फरमा है, मतलब है कि कराची की अवाम ने इन्हें ठुड्डे मार के निकाल दिया। ये तो कहते थे वाडा साहब हजारों वोट छठे नंबर पे आए, मतलब नीचे से ऊपर इन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टी को आगे लगाया हुआ था। मतलब जिस पार्टी जो ये जिसको बोलते हैं ना अली भाई, ब्रेक पे जा रहा हूँ, ये निजाम की, ब्रेक पे ये जा रहा हूँ। निजाम सवाल मेरा उसी तरह स्टैंड करता है कि नवाज शरीफ साहब अगर वापस आ जाएंगे तो ये ताने को सुनने पड़ेंगे। हो सकता है नून लीग की सियासत आसान हो जाए इस मुल्क के अंदर। एक ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे नाज़रीन। वेलकम बैक। शैला रजा साहबा साथ हैं? नहीं, अच्छा सदाकत साहब आपकी तरफ जा रहा हूं। सर, ये एवन फील्ड और अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब ने अपीलें दायर की थी, वो खारिज हो गई सर। तो अब तो बड़ा आसान है आपके लिए, अदलिया ने भी कह दिया उनको वापस ले आइए। तो अब क्या उनको वापस लाने के क्या कानूनी हरबे या तरीके आप इस्तेमाल करेंगे सर? अच्छा अदनान, एक तो वो जब गए थे तो हम सब को उनसे हमदर्दी थी कि उनकी सेहत बहुत ख़राब थी और ज़िंदगी मौत की कश्मकश में थे, हमने यही सुना था। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा जी कि इलाज कराना है, तो जी कोरोना है इसलिए इलाज नहीं हो रहा। आज वो तकरीबन 1.5 साल हो गया है, वो 4 हफ्तों की छुट्टी लेकर गए थे और वापस नहीं आए। और अब तो पता लगा कि बीमार भी नहीं है, वो आना चाहते हैं लेकिन उनकी सेहत की कोई, उनकी ज़िंदगी कोई ज़मानत दे। एक तो ये बात है। दूसरी बात, ये बड़े बबांगे दौल कहते हैं कि जी हम पे करप्शन का एक पाई साबित नहीं हुआ। अदनान, पाकिस्तान में जो कानून है उसके मुताबिक ये, मैं आज MNA हूँ और हुकूमती MNA हूँ, मेरे हल्के में 7-8 अरब के काम लगे हुए हैं। अगर मैं किसी एक ख़ास सियासी शख्सियत के हिसाब से 10% की मैं कमीशन लूँ तो मुझे 70-80 करोड़ रुपये मिल जाएगा। और ज़ाहिर है मैं को उसकी रसीद तो दूंगा नहीं। मैं 2 घर फैसलाबाद में बना लूँ, 2 लाहौर में ले लूँ, 2 दुबई में ले लूँ और वो अपने किसी फ्रंट मैनों के नाम कर दूँ, तो कल जब मैं हुकूमत में नहीं होऊंगा या मेरे पे कोई जो पकड़ेगा तो मुझे कहेगा बताओ भी तुमने ये घर कहाँ से लिए, तो मैं कहूँ जी मेरे पास तो कोई मुझे कतरी खात पकड़ा दूँ या कोई मिस्री खात पकड़ा दूँ और वो भी अदालत ना माने, तो वो मेरी करप्शन होगी और मुझे उस पर सज़ा होगी। मियाँ साहब का जो घर है वो उनके नाम निकल आया, उन्होंने कहा जी मेरे बच्चों का है, बच्चों की उम्रें बहुत छोटी थी उन्होंने कहा पैसे कहाँ से आए, उन्होंने आखिर में एक कतरी खात पकड़ा दिया जो रिजेक्ट हो गया, लिहाजा मियाँ साहब करप्ट साबित हो गए। उनको जो है नैब ने सज़ा दे दी, उसके बाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दे दी। तो अब मेरा ख्याल है कि वो वापस आएँ कि ना आएँ। सियासी तौर पे मुस्लिम लीग नून जो है उनके पास कोई जवाब नहीं है कि उनका लीडर मुल्क से भाग गया है, उनका लीडर करप्ट डिक्लेयर हो गया है और वो इसके बावजूद। अच्छा सदाकत साहब मरियम नवाज साहबा ने, खुला मैदान है। सदाकत साहब, मरियम नवाज साहबा ने उनकी वापसी का कहा है कि वो उनको वापस ला सकती हैं, लेकिन उन्होंने हुकूमत से एक मुतालबा किया। क्या कहा मरियम? जरा सुन लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मरियम नवाज ने ये नहीं कहा कि वो वापस नहीं आना चाहते या वो वापस नहीं आएंगे। सुनिए जरा क्या कहा मरियम साहबा ने। सदाकत साहब, आप गवर्नमेंट है सर, ये गारंटी तो कम से कम दे सकते हैं कि उनको कातलों से महफूज रखेंगे, उनकी जान को खतरा नहीं होगा, तो वो तो कहती हैं बुलाने को तैयार हैं मरियम नवाज साहब। अदनान, मैं तो आप जवान आदमी है, आपकी और अपनी भी चले, मैं भी दरमियानी उम्र में हूँ, अपनी ज़िंदगी की गारंटी दे सकता है एक आदमी जो 70-75 साल का और दुनिया की तकरीबन उन्होंने अपने जो हमें गिनवाई हुई हैं 12-13 बीमारियाँ गिनवाई हुई हैं, तो कौन उनकी ज़िंदगी की ज़मानत दे सकता है? ये तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता। बाकी जो लोग लीडर होते हैं वो कहते हैं ना लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो आवाम में होते हैं, उनका जीना मरना आवाम में होता है। और ख़ासकर वो लोग जो मुल्क में हुक्मरान रहे हों और उनको एक अस्पताल पसंद आए जहाँ वो इलाज अपना करवाएं, तो इस पर तो अफसोस ही किया जा सकता है। फिर लीडर तो दिलेर लोगों को कहते हैं। इमरान खान साहब का भी हादसा हुआ था, उनकी बहुत सीरियस बैकबोन में उनका मतलब वो मसला हो गया था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में रहना, पाकिस्तान में जीना मरना पसंद किया, इसीलिए आज दुनिया को लीडर मानती है। सदाकत भाई, आप तो सर ग्रॉस रूट लेवल के एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, क्या आप भी नवाज शरीफ साहब को लीडर नहीं मानते सर? देखिए ना, लीडर मानने की बात मैं तो उनको नहीं मानता, अगर मैं मानता होता तो उनकी पार्टी में होता, लेकिन जो उनको मानता है उनसे मेरा सवाल है कि वो लीडरशिप क्या है? जो इक़्तिदार हो तो मुल्क में
जरा इक़्तिदार खत्म हो तो कभी सरूर पैलेस, कभी लंदन महल, कभी ये बहाना, अली साहब, कभी वो बहाना। अली साहब पूरे जवाब दे दें सर बाजमात इसका। जो अदालतों में मतलूब, मफरूर, इश्तिहारी, वो क्यों, क्या लीडरशिप? अली साहब देखिए अदनान साहब, गुजारिश ये है कि जो हाई कोर्ट में मियां नवाज शरीफ साहब की बेल जो है वो अपना खारिज हुई है, अपील, वो मेरिट पर नहीं, वो उनकी गैर हाजिरी की वजह से हुई है। और अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि जब वो वापस आएंगे तो वो अपनी मेरिट पर कॉन्टेस्ट कर सकते हैं जी, तो वो उनकी गैर हाजिरी की वजह से खारिज हुई है। दूसरी बात ये है कि ये फैसले किस तरह से हुए, ये रेफरेंस किस तरह से बने, वो आपके सामने है सारे हालात कि जिस जज ने मियां नवाज सर ये शरीफ साहब को इतना टाइम नहीं है। सदाकत अब्बासी साहब ने टू द पॉइंट एक बात की कि लीडर को मुल्क में होना चाहिए, लीडर को फेस करना चाहिए। बीमार तो जरदारी साहब भी हैं, और ये भी मैं आपको बता दूं वो नवाज शरीफ साहब से ज्यादा बीमार हैं। अली साहब, मैं आपसे वही गुजारिश कर रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ लाएंगे, लेकिन इस वक्त पार्टी ने भी उन्हें कहा है कि आपने देखा कि बेनजीर साहिबा मुल्क में आई, उनकी जान को खतरा था, उन्होंने वाकई रिस्क लिया, और उसके बाद हमारे मुल्क में उनके साथ क्या हुआ, हमारे मुल्क में लियाकत अली खान के साथ क्या हुआ, हमारे मुल्क में जुल्फकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, और अब भी वो वापस आएंगे। लेकिन इस वक्त जो हमने सूरत-ए-हाल देखी है कि वो अपनी पार्टी को, ये उनको झूठे केसों में, और जजेस की वीडियो सामने आ चुकी है, वो तो सारी कौम अब तस्लीम करती है। यही वजह है कि इनको शिकस्त। आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को डर है क्योंकि मोहतरमा बेनजीर साहिबा को भी खदशात थे, वो तो कारसाज का वाकया भी हो गया, वो तो फिर उन्होंने जल से जुलूस किए, इंटीरियर पंजाब में किए, KPK में किए, उस बड़े अटैक के बाद किए। तो नवाज शरीफ साहब क्या मतलब डर रहे हैं? वो उनको खौफ है कि वो आएंगे तो मारे जाएंगे, मौत के खौफ की वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ रहे? नहीं, उनकी सेहत को जो खतरात लाहक हैं वो अपनी तरफ हैं, अभी उनका इलाज मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जान को भी खतरात है। वो तहफ़्फ़ुज़ात अलग अलग है, इनको मिक्सअप नहीं किया जा सकता। और दूसरे जो हमारे खदशात हैं कि झूठे केसों में जिस जज ने फैसला दिया उसकी वीडियो सामने आई कि ये फैसले मुझसे किस तरह करवाए गए। जस्टिस फायद ईसा के खिलाफ एक झूठा रेफरेंस बनवाया गया, अदलिया के ऊपर कदगन लगाया जाता है, जस्टिस सिद्दीकी की वीडियोस आ चुकी। क्या ये हमारे अली भाई क्या 2023 के इलेक्शन तक नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे या नहीं आएंगे? हम इसी तरह बहस करते रहेंगे सर। इंशाअल्लाह ताला 2023 के इलेक्शन मियां नवाज शरीफ की क़यादत में होंगे, वो पाकिस्तान में होंगे, और इंशाअल्लाह ताला चलो ये तो एक सदाकत अब्बासी साहब लिख लें भाई, अब तो डेट भी दे दी अली गौर बलोच साहब ने कि 2023 में आ जाएंगे। अच्छा शैला रज़ा साहबा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बेनज़ीर साहिबा को बड़े ख़तरात थे जब वो मुल्क में नहीं आई थी, और वो उनको वहाँ तक थ्रेट्स पहुँच रहे थे, लेकिन वो आ गई। फिर एक बहुत बड़ा हादसा भी पेश आ गया जहाँ हमला किया हुआ, बेनज़ीर साहिबा महफूज रहीं, आप भी वहाँ थी। बेनज़ीर साहिबा का जो एक विजन था और जो उस वक्त उनका एक माइंडसेट था कि इन सारे खतरात के बाद भी वो कहती थी कि मैंने रहना पाकिस्तान में, ज़रा वो क्या था एक लीडर की जो क्वालिटीज़ होती हैं फेस करना सारे थ्रेट्स को? मैं चाहूँगा कमेंट अगर कर दें इस पे ऑडियंस के लिए। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद ये जानते थे कि उनका जुडिशल मर्डर किया जा रहा है, तो उनके लिए भी उस वक्त काफी ममालिक के जो उनके फ्रेंड्स थे, जिसके बाद ये कहते हैं कि इस्लामी दुनिया में लीडरशिप नहीं रही, यासिर अरफात, हाफिज अल असद, और ये सारे जिनका हम मुख्तलिफ जगह पे नाम मुख्तलिफ तरीके से ले रहे होते हैं, ये सब उनको कहते थे कि आप आ जाएं। वो समझ रहे थे पाकिस्तान में जुल्फ़कार अली भुट्टो की जिंदगी को खत्म किया जा रहा है, लेकिन इतना साफ लिख देना कि मैं तारीख में नहीं मरना चाहता, मैं डिक्टेटर के हाथ मरना पसंद करूंगा। तो फिर आप बीबी तो उनकी बेटी है ना, और वो अपने भाइयों को मना करती थी कि तुम, खास तौर पर मीर मुर्तजा को, कि तुम नहीं आओ, बहन की मोहब्बत से मजबूर थी। और फिर उन्होंने अपने भाई की लाश उठाई, फिर उन्हें मालूम था कि दुनिया की किसी भी जगह पे नहीं छोड़ेंगे, मीर शाहनवाज की भी लाश उठानी पड़ी, और फिर अपने आप उन्होंने विल लिखी। मोहतरमा की उम्र नहीं थी कि विल लिखी जाती। वो मुझे बताएं कि 50+ के कितने लोग विल लिखते हैं, उन्हें मालूम था उनके साथ कोई एक पेज पे नहीं होगा। उन्होंने विल लिखी,
और पाकिस्तान आई। लीडर की निशानी यही है कि जद्दोजहद के वक्त वो आगे होता है और जब फतह मिल जाती है तो सम टाइम वो सबसे पीछे और अवाम खुशी में आगे होती है और सम टाइम वो होता ही नहीं है। मैम शैला मैम, आप भी पीटीआई के मौक़िफ़ को इंडोर्स कर रही हैं कि नवाज शरीफ साहब को वतन आके अपनी पार्टी को लीड करना चाहिए? मालूम कि ये पीटीआई का मौक़िफ़ है, क्योंकि पीटीआई ने तो कोई ऐसी जद्दोजहद ही नहीं की मुल्क में कि उन्होंने किसी डिक्टेटर से लड़ाई हो। उनकी नवाज मुशर्रफ ने कहा हमारा और इनका सिर्फ झगड़ा ये था कि ये 100 सीटें मांगते थे और हम चाहते थे कि ये 30 या 36 ले, और ये इन्होंने आज तक नहीं जितलाया। उसकी किताब में है, खुद एहतशाम ज़मीर से लेकर मुख्तलिफ लोगों को हवाले देते हैं। जनरल पाशा का भी नाम जिस तरह से लिया जाता है वो भी सबको मालूम है। अपने आप एम्पायर की उंगली का इंतजार करते रहे। इस वक्त ये को पता है क्या चल रहा है। एक ब्रेक का टाइम है मेरे पास नाज़रीन, अभी शरफ ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद सदाकत साहब से पूछूंगा कि हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के, और अली साहब से पूछूंगा कि वाकई नवाज शरीफ साहब को नहीं आना चाहिए और बाहर बैठकर सियासत करनी चाहिए, और उनकी पार्टी के जो लोग हैं अली गौर बलोच जैसे, इनको टीवी स्क्रीन पर और मीडिया के सामने नवाज शरीफ के वापस ना आने को डिफेंड करना चाहिए। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अली गौर बलोच साहब, मरीम नवाज साहब जो गारंटी मांग रही है, किस तरह की गारंटी आपको चाहिए नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए? सर देखिए अदनान साहब, बात यह है कि जब मियां साहब जेल में जेरे हिरासत थे और उनको किस तरह की तकलीफ दी गई और फिर जब उनके प्लेटलेट्स नीचे आए और किस तरह की सर, किस तरह की देखिए जब वो जेरे हिरासत थे और किस तरह का उनके साथ सलूक जो है नैब की जेरे हिरासत रहते हुए उनके साथ किया गया, तो उस वक्त तमाम पार्टी ने तफज़ात का इज़हार किया। सलूक क्या था ना सर, यही पूछ रहा हूँ, क्या रवैया क्या था, किस तरह का सलूक था? वो सदाकत भाई साहब से रिक्वेस्ट कर लेते हैं। उनको इस किस्म की मेडिसिन दी गई कि जिससे उनकी जिंदगी को शदीद खतरा लायक हुआ, बल्कि जो उनके प्लेटलेट्स कम हुए वो भी उन मेडिसिन का रिएक्शन था कि जो मतलब है कि जिससे उनकी जान भी जा सकती थी। और बहरहाल ये मतलब है कि हमेशा तंग नजरी का सबूत देते हैं, झूठे मुकदमात में मतलब है कि उनको जेलों में डाल के नैब की जेर हिरासत रख के, आज आप देखें ना जहांगीर तरीन साहब का मसला हुआ है, अपनी एक पार्टी के सेनेटर को मुंसिफ बना दिया है और उनको क्लीन चिट पकड़ा दी है। तो मतलब है इनसे तो कुछ भी बईद नहीं है ना कि ये कुछ भी इक़्तिदार हासिल करने के लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के ज़ेरे क़यादत ही पार्टी कामयाबियां हासिल कर रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सदाकत अब्बासी साहब, दो चीजें हैं सर। एक तो अली गौर बलोच साहब ने कहा ज़मीनी इंतखाबात में जितनी कामयाबी हुई उसका सहरा और उसकी वजह नवाज शरीफ साहब की शख्सियत है। दूसरा खदशा ये है जो मरीम साहबा कह रही हैं कि जो पिछली दफ़ा प्लेटलेट्स गिरे थे वो भी आप लोगों के दी गई मेडिसिन की वजह से गिरे थे। नवाज शरीफ साहब की जान को खतरा है, आप लोगों के डॉक्टर से, आप लोगों की टीम से सहूलतें आप लोग नहीं दे पा रहे, तो इस वजह से नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे। अदनान, मुझे ज़रा अनइंटरप्टेड जवाब देने दीजिएगा सर। 3-4 बातें हुई। एक तो ये कि मियाँ साहब को हम लाहौर में अस्पताल में गलत दवाइयाँ दी गई जिसकी वजह से उनके प्लेटलेट्स काउंट कम हुआ, तो वो तो बहुत बड़ा केस बनता है। इनको FIR दर्ज करानी चाहिए उन तमाम लोगों पे जिन्होंने वो कराए, ताकि हम भी इनको सपोर्ट करें, पहली बात। दूसरी, इन्होंने ये बात की कि वो जज साहब ने, पता नहीं कोई एक जज साहब की वीडियो आ गई, और भाई यहाँ जजेस की कहानियों की अंबारें हैं। आप देखें ना, जज साहब जो आपके पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा मियाँ साहब वो है गॉड फादर है और सिसिलियन माफिया हैं। फिर ये कहते हैं कि कोई करप्शन नहीं है, हमने झूठे केस बनाए। भाई रमज़ान शुगर मिल, चौधरी शुगर मिल, हिल मेटल, अजीजिया, रायविंड महल, एवनफील्ड फ्लैट्स, ये सारे करप्शन के केसेस हैं जिनके रिकॉर्ड जो अदालतों में भरे पड़े हैं। अभी छोड़े, आज का केस देखें, शहबाज शरीफ साहब के बेटों के, उनके मुलाजमों के, चपरासियों के, मैनेजर्स के, कैशियर के अकाउंटों में अदनान 25 अरब रुपया निकला है। और सर वो कोई ट्रांसफर कर दे, अब वो जिम्मेदार तो नहीं है ना करोड़। उस पे तो हमजा साहब ने कह दिया, उन्हें पता ही नहीं कि कहां से आया पैसे। क्या बात है। हमजा साहब कहते हैं मैं इतना बिजी था कि मेरे अकाउंट में 25 अरब आए, मुझे पता ही नहीं है। और वो देखिए कितना खुशकिस्मत है जिनके ड्राइवरों के अकाउंट में भी 2.5 अरब आते हैं। तो ऐसे जबरदस्त किस्म के
सियासतदान किस मुल्क को नसीब होंगे। हम तो चाहते हैं वापस आए सारे यहाँ, इतने वो यानी खुशकिस्मत हैं कि ड्राइवरों के अकाउंट में भी 2.5 अरब रुपया है। तो भाई अल्लाह का कोई खौफ करें कि ये वो लोग हैं जो नॉन करप्ट हैं पाकिस्तान के, सर, और यही पैसा फिर यहाँ से बाहर ये सदाकत बेच अब्बासी रहे हैं साहब, और आप वापस पता मंडी गारंटी वापस कर देना, लेकर आप ये गारंटी वही कर दें कि टीकियां नवाज आती शरीफ नहीं। की जी। हेल्थ पे इस तरह की एक्टिविटीज नहीं होगी, उनका ख्याल रखा जाएगा, उनको सिक्योरिटी दी जाएगी। इसमें मसला क्या गारंटी करने में सर? देखिए मैं गारंटी करता हूँ उनको हर किस्म की सिक्योरिटी दी जाएगी, उनको कोई दवाई दे के कोई मारना नहीं चाहता, लेकिन उनकी ज़िंदगी की सिक्योरिटी नहीं दी। एक काम कर लें, जितने पैसे हमारे मुल्क के देने वापस दे दें, आए खुला फिरें, हमने उनकी दुश्मनी तो नहीं है, अपने घर में रहें, अपने पोते पोतियों के साथ रहें। पाकिस्तान के जितने पैसे आपने लिए हैं वो वापस कर दें। अभी जो 25 अरब रुपया शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में आया है, आपको पता है ना, यहाँ से ये बाहर बेचते थे हुंडी के जरिए, और फिर वो मुश्ताक चीनी वाला, वो मंजूर पापड़ वाला, इनके जाली शनाख्ती कार्डों के जरिए ये इनके टीटीज आती थी जो ये अपनी एहलिया के लिए और घर खरीदते थे। तो ये करप्शन है ना, यही करप्शन है कि जो पैसा किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के अकाउंट में पकड़ा जाए जिसके पास कोई सबूत ना हो। सर तो ये मैं रिस्पांस लेता हूं सदाकत साहब। एक कमेंट चलते रहेंगे, एक कमेंट नून लीग की चलते रहेंगे सर, एक कमेंट नून लीग की फतह पे कर दें सर। नून लीग की फतह नवाज शरीफ की वजह से हो रही है इस मुल्क के अंदर। नहीं, कहां से फतह हुई है? हर जगह पे देखें, जो पीटीआई ने सीटें जीती हैं वो तो है, जो पीटीआई ने सीटें हारी भी थी, हर पंजाब की हर सीट पे पीटीआई ने पहले से ज्यादा वोट लिया। तो आप समझ लें कि आने वाले इलेक्शन में ये तो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए, पीटीआई 2/3 मेजॉरिटी ले जाएगी, तो हमें क्या परेशानी है? इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होंगे, ज्यादा पावरफुल। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, आप सियालकोट के इलेक्शन फिर हारेंगे इंशाल्लाह ताला, उधर भी आपस में इत्तेफाक होगी। जो अगर बिल फजल सियालकोट का इलेक्शन हार भी जाए, शहरा साहब टाइम कम है मेरे पास। वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या फर्क पड़ता है? मैं एक गुजारिश करूंगा कि जो मुझे ये बताए कि इन्होंने चीनी चोरी की, इन्होंने रिंग रोड में अरबों रुपए कमाए, ये पूरे रावलपिंडी से इस्लामाबाद से इनका भी ताल्लुक है, इनके तमाम पॉलिटिकल लोगों का, सरवर खान का। मुझे ये बताएं कि जो 12 खरब रुपया आवाम पूछते हैं जो कोरोना के नाम पर आया और आप लोग हड़प कर गए हैं। शहला साहब लास्ट कमेंट कर दीजिए, जरदारी साहब की जो पंजाब में लाहौर में क़याम है, इसका सियासी नतीजा क्या मिलेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? शैला मैम, शैला मैम को आवाज जा रही है? सदाकत भाई आप कमेंट कर रहे थे अली साहब पे। सदाकत साहब जी, जो अली साहब ने सवाल किया है कि इनका ख्याल है कि करप्शन हुई है चीनी में, एक करप्शन हुई है रिंग रोड में, तो इन्हें कहें कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में सवाल करें, वहाँ आपको जवाब मिल जाएगा, वो आपके पास है। और कोई केस करें, जिस तरह हम मुजाहरे करते थे मुजाहरे करें, जिस तरह हम नैब को जाके रेफरेंस देते थे आप भी दें, ताकि कोई बात साबित हो। सर धरना दिया था ना, वो धरना आप भी दें ना। सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी, मियां नवाज शरीफ को हाई कोर्ट ने सजा दी, नैब कोर्ट ने सजा दी, इमरान खान को आप अदालत में लेकर गए, अदालत ने कहा वो तो सच्चा और खरा आदमी है, तो खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को। तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।